आगे यार सभी सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में, जिसमें हम मैथमेटिक्स हायर मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, जिसमें हम आईआईटी मैथमेटिक्स के लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक के कौन से टॉपिक पे बेसिस एंड डायमेंशन टॉपिक को यहाँ पे पूरे लेक्चर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जितना भी बेसिस एंड डायमेंशन में से पूछता है वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। डन, चलते हैं हम क्या क्या चीजें यहाँ पे। तो पहली बात तो इसमें एक पॉइंट लिखा नहीं है जिसका नाम है लीनियर कंपोजिशन। ठीक है, लीनियर कंपोजिशन को भी मैं पढ़ाऊंगा। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक्स हम और पढ़ेंगे। ठीक है, स्पैन ऑफ अ सेट, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड लीनियर डिपेंडेंस। ठीक है, बेसिस क्या होता है, स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है वेक्टर स्पेस का, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट डायमेंशन स्पेसेस क्या होते हैं। तो इसके बाद क्या है बेसिस जो पॉलिनोमियल स्पेस का क्या होता है, मैट्रिक स्पेस का क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम्स कौन कौन सी है जो हमको ध्यान रखनी है, एक्सटेंशन क्या होता है लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए। ठीक है, रिडक्शन ऑफ स्पैनिंग सेट टू बेसिक्स क्या, बेसिस क्या है, ये बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ द सब स्पेसेस के रिलेटेड हम पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देन मैं इसकी नोट्स भी आप लोगों को अवेलेबल कर दूंगा जैसे ही टेलीग्राम ऑन हो जाएगा। अभी टेलीग्राम पे मैसेज नहीं जा रहा है ना, आप लोगों को पता होगा, तो वहाँ पे मैं नहीं डाल पा रहा हूँ। ठीक है, देन अभी चलते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं लीनियर कंपोजिशन ना। तो पहले हमने टॉपिक बताया लीनियर कंपोजिशन। लीनियर कंपोजिशन क्या होता है ना, जिसको हम एलसी से कहते हैं लीनियर कंपोजिशन। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली B1 एंड B2 जो है ऐसा ऐसा करके Bn तक जो है ये सारे क्या है, एक प्रकार के क्या है, वेक्टर्स हैं। क्या है ये है, क्या है एक प्रकार की ये एक प्रकार के वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार के वेक्टर्स हैं। देन अगर हम ऐसा कर पाए कि कोई A1 B1 प्लस A2 B2 ऐसा कुछ जाके AN BN ऐसा कुछ लिख पाए। ठीक है, ऐसे अगर हम कंपोजिशन में लिख पाएंगे देन हम ऐसा कह पाएंगे कि वो लीनियर कंपोजिशन है। तो कैसे यार, एक एग्जांपल से समझाओ भाई। A1 B A1 A2 क्या है, यहाँ पे क्या है A1 A2 और यहाँ पे क्या है AN क्या है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या होती है भैया, आर्बिट्री कांस्टेंट। आप लोग पढ़े होंगे आर्बिट्री कांस्टेंट होता है ना। हाँ जी, ये क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट, क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट। हाँ जी, ठीक है। देन अब यहाँ पे बात करेंगे कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे किस तरीके से। ठीक है, जैसे मान लो x, y। ठीक है, हाँ जी ना, इन दोनों को हम लीनियर कंपोजिशन में लिख सकते हैं कि नहीं, पहले एक बार देखने पड़ेगा। तो x इंटू में 1, 0 प्लस y इंटू में 0, 1, ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है वेक्टर्स हैं, ये दोनों क्या है वेक्टर्स हैं। इसको मान लेते हैं V1 है, इसको मान लेते हैं V2 है। ठीक, हाँ जी, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x हमारा क्या होगा A1 और y क्या होगा हमारा A2 जी। तो ये इस कंपोजिशन में लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है ना। देन हम ऐसा क्या कह पाएंगे कि ये लीनियर कंपोजिशन में लिखा जा सकता है। खत्म, खत्म, एलसी आपको पता चल गया। अब हम चलते हैं स्पैन को पढ़ते हैं, स्पैन क्या होता है। ठीक है, ओके, स्पैन क्या होता है, स्पैन भी लीनियर कंपोजिशन से ही रिलेटेड होता है। क्या होता है, जो अभी हम लीनियर कंपोजिशन को पढ़े, लीनियर कंपोजिशन का ही एक जो सभी लीनियर कंपोजिशन होंगे उस वेक्टर स्पेस के, हम ऐसा कहेंगे उन्हीं का क्या है एक कलेक्शन होता है स्पैन, उसी को स्पैन कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, जैसे एक स्पैन हमने दिया। ठीक है, स्पैन 1, 0 और 0, 1, मतलब इन दोनों एलिमेंट्स से ये दोनों वेक्टर्स हैं, इनका स्पैन जब हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम क्या पूरा पूरा R2 वेक्टर जो है हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, जनरेट करा पाएंगे, आराम से करा पाएंगे। R2 वेक्टर कोई भी ले लो, मान लो 2 ले लेते हैं। ठीक है, हाँ जी 2 ले लेते हैं ना। तो 2 को हम कैसे जनरेट करा पाएंगे, तो 2 इंटू में 1, 0 प्लस, ठीक है, फिर उसके बाद फिर 2 इंटू में 0, 1। हाँ जी, हो गया। कर पा रहे हैं कि नहीं, जनरेट हो पा रहा है कि नहीं, हाँ हो पा रहा है। कुछ भी ले लो, 3 ले लो, 3, 3 ले लो, ये भी जनरेट कर पा रहे हैं ना। तो हम ऐसा कर पा रहे हैं कि नहीं, जनरेट कर पा रहे हैं ना, लीनियर कंपोजिशन की मदद से स्पैन होता है। ठीक है, तो हम स्पैन क्या होगा, कोई ऐसे वेक्टर्स, दो वेक्टर्स जिनसे मतलब कुछ ऐसे वेक्टर्स जो स्पैन करेंगे, स्पैन मतलब क्या, उसी से पूरे पूरे हम सेट को ही क्या कर पाए,
सेट को ही ला पाए, सेट को ही हमने जनरेट कर दिया। ठीक है, हाँ जी। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, ओके। तो लीनियर इंडिपेंडेंस एंड लीनियर डिपेंडेंस। तो लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होता है, डिपेंडेंस क्या होता है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने लीनियर कंपोजिशन पढ़ा। लीनियर कंपोजिशन आप लोग देखते हैं, ये लीनियर कंपोजिशन है, इसको हम जीरो के बराबर रखेंगे। हाँ जी, ठीक है, ये अगर जीरो के बराबर है, ठीक है, देन इसका मतलब अगर लीनियर कंपोजिशन, लीनियर इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट जितने भी आ रहे हैं वो क्या होने चाहिए, वो जीरो के बराबर होने चाहिए। और जीरो के बराबर होंगे तो अपने आप में बराबर भी होंगे। हाँ जी, तो उनके पास क्या होगा, एक ही ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। हाँ जी, तो हम ऐसा कह पाएंगे वो जो होगा वो हमारा LI होगा। ठीक है, LI मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर होगा। ठीक है, हाँ जी ना। देन तो चलते हैं अगले। लीनियर डिपेंडेंट क्या होता है। लीनियर डिपेंडेंट मतलब कि कोई भी एक अगर नहीं होगा बराबर जीरो के, देन हम ऐसा कह पाएंगे कि क्या होगा, वो हमारा LD होगा। समझ गए, लीनियर डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, तो देखो लीनियर डिपेंडेंट निकालने के पहली बात तो इम्पोर्टेंट टेस्ट, एक टेस्ट बता देता हूँ इसमें जो आपको हेल्प करेगा। जैसे हमको निकालना हो गया LILD, भैया आप तो कह रहे हैं ठीक है, LILD मान लो निकालना पड़ गया किसी RN में, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे। हाँ, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे उन्हीं वेक्टर्स को यूज करके। ठीक है, मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उनका हम रैंक निकालेंगे। रैंक निकालना अभी आप लोगों को नहीं आता होगा, रैंक के लिए मैं एक वीडियो स्पेशली डाल दूंगा। ठीक है, तो रैंक को भी निकालना, रैंक मैंने पढ़ाया, वैसे मैट्रिक्स का रैंक मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, मेरा एक वीडियो है वहाँ से आप रैंक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, रैंक को मैं पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, हाँ, तो रैंक वहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है, तो कंप्यूट करना है उसका रैंक। ठीक है, रैंक निकालेंगे, जो रैंक है वो अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स के नंबर्स के बराबर आ रहा है, देन हम ऐसा कह पाएंगे कि वो जो है हमारा LI है। वो वेक्टर्स क्या है हमारे पास, LI है, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हाँ जी, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके, बेसिस क्या होता है भैया, बेसिस क्या होता है, तो बेसिस के लिए दो प्रॉपर्टी स्पेशली जो होती हैं सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो क्या बी क्या है यहाँ पे, देखो बी क्या है, सब बी क्या है, बी का एक सबसेट, बी का क्या है, एक सबसेट है जी, बी का एक सबसेट है। और बी हमारा क्या है, बी बराबर B1 B2 ऐसा करके Bn पर है। हाँ जी, ये कब बेसिस कहलाएगा, बेसिस तब कहलाएगा अगर इसी बी से हम अगर बी को जनरेट करा दें। समझ रहे हो ना, इसी बी से हम पूरे बी को जनरेट करा दें, तो इसीलिए कहेंगे बी स्पैन, स्पैन करेगा, किसको करेगा, भी को स्पैन करेगा। ठीक है जी, स्पैन करेगा। और देन दूसरा क्या होना चाहिए, LI होना चाहिए। क्या होना चाहिए, LI मतलब समझ गए ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट, मैंने पढ़ाया था। हाँ जी, 10। देन हम कहेंगे कि वो बेसिस है। ठीक है, बेसिस का मतलब क्या हो गया, दो टॉपिक्स आपने समझ गए। अब क्या है, बेसिस इज इक्वल टू स्पैनिंग सेट प्लस क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण डिफिनीशन ये, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ जी, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है इसकी। ठीक है, तो बेसिस क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्शंस देता है। ठीक है, जिससे हम पूरे के पूरे स्पेस को क्या करें, जनरेट कर पाए, पूरे के पूरे स्पेस को हम क्या कर पाए, जनरेट कर पाए। ठीक है, तो जैसे हम 0 1 1 0 और 0 1, ये क्या है, ये R2 को पूरा का पूरा जनरेट कर सकते हैं। कोई भी आप एलिमेंट ले लो, उनको जनरेट किया जा सकता है R2 को। ठीक है, हाँ जी, जैसे हमने मान लो ले लिया XZ ले लिया। ठीक है, हाँ जी, लिया, इसको हमको जनरेट कराना है, तो देन X से हमने मल्टीप्लाई किया 1 0 में, प्लस Z से हमने मल्टीप्लाई किया 0 1 में, तो हमारा सेट क्या हो गया, जनरेट हो गया। हाँ जी, अब कर लें, तो क्या यूनिकली एक्सप्रेस्ड भी होंगे, मतलब क्या, सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, अपने आप में यूनिकली एक्सप्रेस्ड होंगे। अब ऐसा नहीं है कि 2 को हम उसी तरीके से जनरेट कराएंगे, 2 को यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही यूनिक होगा, तो देन हमारा तरीका भी तो यूनिक होगा ना। हाँ जी, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है, स्टैंडर्ड बेसिस को बता रहे हैं, जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन है, ठीक है,
E1 भी एक बेसिस निकलेगा, इसका E2 भी एक बेसिस निकलेगा, ये जो है ये भी बेसिस है, ठीक है, ये भी बेसिस निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिस है, ये जो है En जो है ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं E1 E2 En तक, ये क्या फॉर्म करते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस, क्या फॉर्म करते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर्म करते हैं। तो थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल की मदद से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ओके। 1,0,0, हाँ जी, 0,1,0, हाँ जी, 0,0,1, ऐसा कुछ। इन तीनों से हमको एलिमेंट जनरेट आराम से करा सकते हैं, जो बेसिस तो है, बेसिस हमको पता चलेंगे बेसिस है। पर इस बेसिस का अगर आपसे पूछ लिया गया डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन, पहली बात आप पूछोगे डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन बेसिकली ये होता है जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। तो नंबर ऑफ वेक्टर्स यहाँ पे कितने, 1, 2 और 3 वेक्टर्स है, जो यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर, जो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं, उन्हीं को हम काउंट करेंगे। ये हमारा क्या है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, समझ गए आप लोग। हाँ, यही हमारा क्या है, इसका डायमेंशन क्या होगा, डी इज इक्वल टू, ठीक है, समझ गए। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके, तो पॉलिनोमियल स्पेस का वेक्टर, उसमें भी हम देखेंगे डायमेंशन होता है कि नहीं, ठीक है। इसका बेसिस क्या होता है, सभी के बेसिस में बता रहा हूँ, इनके बेसिस क्या होते हैं, देखो इसका बेसिस क्या है, ये होता है इसका बेसिस, ठीक है। अगर बेसिस आपसे पूछा पॉलिनोमियल स्पेस का, देन ये आपको लिखना है, वहाँ पे मतलब पूछ सकता है ना, एमसीक्यूज वाइज होते हैं क्वेश्चन, तो इतना बेसिक क्वेश्चन वैसे पूछेगा नहीं, ये सीईटी वगैरह में पूछ सकता है, पर इसके रिजल्ट में आ सकता है कि हाँ इसकी मदद से आप एक कोई सेट जनरेट करा दो, तो हाँ आप कर सकते हो। देन तो अगर इसका, हाँ ये पूछ सकता है कि कहीं एक नंबर में पूछ सकता है आपसे कि इसका जो होता है डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, एन प्लस। अब एन प्लस वन होता कैसे है, इसको देखो कितने टर्म्स है, एक्स तो पहला है, एक है ना, यहाँ से यहाँ तक की कितने टर्म्स है, एन टर्म है, ये वन कितना है, वन टर्म है, तो एन प्लस वन टर्म हुआ, हाँ जी हुआ ना। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अब देखते हैं मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है, मैट्रिक्स स्पेस में कितने टर्म्स होते हैं। चलते हैं, तो मैट्रिक्स स्पेस में देखना है कि एग्जैक्टली वन एंट्री होगी वन की, और सारी एंट्रीज क्या होंगी, जीरो की होंगी, और सारी एंट्रीज कितनी होंगी, किसकी होंगी, जीरो की होंगी बेसिस में, ठीक है, ठीक है। और एम, इसका डायमेंशन जैसे निकालना होगा हमको उसके ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारा उसका बेसिस, उसका डायमेंशन निकल जाएगा, डायमेंशन उसका निकल जाएगा, हाँ जी। समझिए, जैसे देखो कैसे निकलता है, अब मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो 2x2 की मैट्रिक्स है, 2 2 3 4, हाँ जी, तो कितने एलिमेंट्स हुए, 2 × 2, हाँ जी ना। हम लोग जानते हैं यार, ऑर्डर निकालना होता है क्या, ऑर्डर ये तो होता है जो नीचे यम होता है, उसी को हम यम से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो ऑर्डर से ही निकलेगा ना, तो ऑर्डर ही तो निकालना है ना, डायमेंशन तो क्या है, एक प्रकार का ऑर्डर ही यहाँ पे, तो इसके लिए तो ऑर्डर ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ही तो देख रहे हैं ना, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, डायमेंशन वाला निकल जाएगा ना, क्या होगा एम, डन जी। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। सो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन मैं बता रहा हूँ, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन मैंने बताया, बाकी क्या बताया, नंबर ऑफ टर्म्स जितनी होती हैं उस वेक्टर के, देन हम ऐसा कहते हैं कि वो ही हमारा क्या होता है, डायमेंशन होता है, ठीक है। तो आप लोग कह रहे होंगे स्लाइड भाई कहाँ से जनरेट की सर आपने, स्लाइड मैंने जनरेट की थी चैट जीपीटी से, लेकिन क्या है आपको काम उससे मतलब होना चाहिए कि हमारा वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो रहा है, हमारा वो कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ रहा है, हमें वो क्वेश्चंस लग रहे हैं हमसे कि नहीं। तो इस ये मैंने खाली कॉन्सेप्ट, मेरे को देखो टाइप कराने में बहुत टाइम लगता है, टाइप मुझे ही करना रहता है, इस वजह से मैं थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाता हूँ, इसलिए नोट्स को मैं खाली यहाँ पे क्या करता हूँ, चैट जीपीटी को दे देता हूँ, वहाँ से वो स्लाइड जनरेट करके दे देता है, वो मैं स्लाइड जनरेट कर देता हूँ, उसके बाद आराम से मैं थोड़ा सा टाइप वगैरह करके, थोड़ा सा ही टैबलेट से टाइप करके मैं जनरेट कर देता हूँ
पीडीएफ को, ठीक है। तो इतना मत लिया करो ना माइंड में, ठीक है। ओके, तो देखते हैं भाई इन सभी का क्या होता है। एग्जाम्पल्स में बताया मैंने ये इन सभी के क्या होते हैं, डायमेंशन क्या क्या होते हैं। तो डायमेंशन क्या क्या होते हैं देखते हैं। आर एन के डायमेंशन क्या होते हैं, एन होता है। पॉलिनोमियल स्पेस का क्या होता है, n+1 होता है, अभी बताया, ठीक है जी। मैट्रिक्स स्पेस का क्या होता है, ये होता है। जीरो स्पेस का क्या होगा, जीरो, पहली बात तो जीरो ही ऑर्डर होगा ना, जीरो ऑर्डर, ठीक है ना, जीरो वेक्टर स्पेस का, ठीक है, जीरो। तो फंडामेंटल थ्योरम्स पढ़ते हैं। फंडामेंटल थ्योरम्स कौन कौन से थ्योरम है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवरी बेसिस इज अ लीनियर इंडिपेंडेंट एंड स्पैनिंग। पहली बात तो पहला ही थ्योरम, इसकी क्या डेफिनेशन खुद है, खुद ही उसकी डिफिनीशन ही उसकी थ्योरम है। दूसरा क्या है, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस। मतलब कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस होगा उसके पास एक बेसिस होगा, हाँ जी होगा। देन ये चीज़ें आपको याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, यही आपको याद करना। मतलब आपको और सारी चीज़ें, मैं इसको प्रूफ इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि इनके सीधे जो ये थ्योरम्स है यही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर इसको प्रूफ में कराऊं तो, क्योंकि प्रूफ कराने का जैसे टाइम होता है ना, तो प्रूफ करने का मतलब हो गया, इसको अगर प्रूफ करेंगे तो हमें लग जाएगा करीबन कम से कम इसी लेक्चर को मैं कंप्लीट करने में मुझे 10 लेक्चर लग जाएंगे, ठीक है। तो 10 लेक्चर लग जाएंगे क्योंकि 8 थ्योरम को कंप्लीट करने में एक एक वीडियो में मैं एक थ्योरम कंप्लीट करूँगा, तो इसीलिए मैं नहीं करा रहा, ठीक है। बाकी आप लोगों की जब नीड होगी तो मैं करा भी दूंगा, ठीक है। अभी आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ो, देन क्वेश्चन सॉल्व करो, बस सबसे बेस्ट ऑप्शन वही रहेगा। देन चलते हैं। तो एनी टू बेसिस क्या है यहाँ पे, एनी टू बेसिस है यहाँ पे, क्या है, क्या है, बेसिस है। कोई दो बेसिस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगी उनके पास। कोई भी दो बेसिस होंगी वो अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की हैं, उनके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो हम ऐसा कहेंगे कि डायमेंशनल उनका क्या होगा, वेल डिफाइंड है। देन देयरफॉर उनका डायमेंशनल क्या है, देखो यार फाइंड उसी वेक्टर स्पेस का कह रहा है जैसे, देखो एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, R2 है, हाँ जी, आर R2 के जो होंगे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है, R2। तो R2 का डायमेंशन क्या आएगा, 2 ही तो आएगा ना। इसके बेसिस जो निकलेंगे उसके क्या आएंगे, 2 ही तो होंगे। कितने भी बेसिस हम निकाल लें वो क्या होंगे, उसके 2 ही बेसिस तो होंगे ना, हाँ जी, तो 2 ही बेसिस होंगे ना, समझ के। तो वो मतलब 2 ही तो डायमेंशन होगा उनका, हाँ 2 ही डायमेंशन होगा ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, 2 ही तो होंगे भैया, हाँ जी, सेम ऑर्डर होंगे ना, हाँ जी। सीधे आपको सीधी चीज समझ आनी चाहिए, ठीक है। देन थ्योरम चलते हैं फोर्थ को, ठीक है, हाँ जी। Every linearly independent set can be extended to a basis। मतलब एल जो है, एल सेट जो है वो बेसिस में एक्सटेंड हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 100, ये क्या है, एल ये वेक्टर एल है, ठीक है। तो क्या इसे एक्सटेंड किया जा सकता है एक बेसिस में, हाँ जी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है हम एक बार चेक करते हैं। 1,0,0, हाँ जी ना, हाँ 0। देखो जैसे एक्सटेंड कैसे करेंगे, देखो ये जो 1 है ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,0,0 से, ठीक है। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, हाँ जी हो गया। फिर यहाँ पे 0 से फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0,0,0, तो सारे 0 हो गए। तो बचा हमारे पास यही तो बचा, ये सेट मिल गया ना। इसी सेट को हम क्या करें, एक्सटेंड कर दिया हमने एक बेसिस में, ठीक है। हाँ जी चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ना। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ स्पैनिंग सेट कैन बी रिड्यूस्ड टू अ बेसिस। मतलब क्या है, एक स्पैनिंग सेट जो होगा, कोई भी स्पैनिंग सेट जो होगा वो बेसिस में रिड्यूस हो सकता है। रिमूव रिडंडेंट वेक्टर, मतलब जो फालतू वेक्टर होंगे उनको निकाल लीजिए, ठीक है, हाँ जी। ओके, तो थ्योरम 6 क्या कह रही है, डायमेंशन v इज इक्वल टू n अगर दिया है, देन एनी सेट कंटेनिंग मोर देन n वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब अगर डायमेंशन n है तो
कोई भी वेक्टर जो n से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंटेन करेगा वो हमारा क्या होगा, वो LD होगा। बहुत क्वेश्चन मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुल के, ये रिजल्ट आपको याद रखना है ना। हाँ, तो सेवंथ क्या करा, अगर डायमेंशन भी जन है देन एनी रियलाइज सेट जो है वो ऑटोमेटिकली क्या है, देखो अगर n है तो कोई भी एलाई सेट के पास क्या होगा, n वेक्टर्स ही होंगे। ठीक है, देखो अगर ये है तो एनी एलाई सेट हैविंग n वेक्टर्स, सेट के पास क्या होगा, n ही वेक्टर होगा और ऑटोमेटिकली वो एक बेसिस होगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो एक प्रकार से बेसिस होगा। हाँ जी, समझ गई। चलते हैं, तो थ्योरम क्या है, अब आखिरी थ्योरम क्या, आखिरी थ्योरम भी हमने पढ़ ली, वही नहीं पढ़ी, दूसरी पढ़ लेना। ठीक है, स्पैनिंग सेट क्या होगा n वेक्टर्स का, एनी एनी स्पैनिंग सेट जो होगा n वेक्टर्स का वो एक बेसिस होगा, वो एक बेसिस होगा। समझ गए, ये 8 थ्योरम थी, इन 8 थ्योरम को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इन्हीं से रिजल्ट्स पूछ सकता है, डायरेक्टली इनसे आ जाएगा, डायरेक्टली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हाँ जी। तो बेसिस ऑफ सब स्पीसीज, ठीक है, तो अब ये टॉपिक है। तो इफ क्या, अगर W जो है, W क्या है, B का क्या है, सबसेट, ऐसा कह देते सबसेट। ठीक है, सबसेट है तो सबसेट B सबसेट है। ठीक है, तो सब स्पेस है, ये क्या सब स्पेस है, ये सिंबल है सब स्पेस का, सॉरी सब स्पेस है। ठीक है, हाँ, तो अगर W क्या है, B का क्या है, एक सब स्पेस है। ठीक है, तो बेसिस जो होगा B W का वो Li होगा, Li सेट होगा, वही Li सेट होगा जो W को क्या करेगा, स्पैन करेगा, W को स्पैन कर देगा। ठीक है, W को स्पैन करेगा। ठीक है, हाँ जी, जैसे एक एग्जांपल की मदद से इसको समझते थोड़ा सा, जैसे समझते थोड़ा सा। तो यार देखते हैं कैसे हम इसको, देखते हैं ना कैसे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट अभी समझ में नहीं आया भैया, तो इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ठीक है, जैसे W इज इक्वल टू एक्स वाई जेड है, जिसका मतलब क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो क्या है, 0 की बराबर। हाँ जी, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा, ठीक है, माइनस एक्स कॉमा माइनस एक्स माइनस वाई, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। हाँ जी, क्या लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा और माइनस एक्स माइनस वाई। अब पूछिए भैया ऐसे क्यों लिख सकते हैं, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो प्रूफ, जेड यहाँ पे रह जाएगा, एक्स और वाई को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस वाई। तो जेड की जगह पे हम माइनस एक्स माइनस वाई रख सकते हैं कि नहीं, हाँ रख सकते हैं भैया, रखा हमने। ठीक है, देन इसको हम अब फिर से वही प्रूफ किया हमने, एक्स इंटू में 1 कॉमा 0 कॉमा माइनस 1, ये बचा। हाँ जी, वाई इंटू में 0 कॉमा 1 कॉमा माइनस 1। अब आप पूछेंगे भैया ये कैसे आया, ये कैसे आया, तो एक बार देखते हैं ना, एक्स है तो एक्स कितना है, 1 है। हाँ जी, ना इस सेट में 0 है। ठीक है, जेड की एक्सिस में -1 है। ठीक है, तो 1 कॉमा 0 कॉमा -1 बचा। ठीक है, हाँ जी, तो वाई को जैसे ही कॉमन लेंगे, वाई लिया हमने कॉमन, तो पहली बात तो पहले वाले एक्सिस में कुछ भी नहीं है, दूसरे वाले एक्सिस में 1 है, तीसरे वाले एक्सिस में क्या है, -1 है। तो ये हमारा एक वेक्टर ये है। ठीक है, तो दो बेसिस हमारे पास आए, क्या है, ये हमारे पास बेसिस क्या है, तो बेसिस हमारा ये है, ये दोनों वेक्टर्स हमारे क्या है, बेसिस में। ठीक है, हाँ जी, समझ में आपको, समझ में आ गया ना, ओके। तो इसी से हम पूरा वेक्टर स्पेस क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, उस सब स्पेस को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस का क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, इसका नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने, 2 हैं, तो इसका डायमेंशन कितना है, 2 है।
ठीक है, समझ गए। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। ओके, तो कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होता है? बहुत कुछ टॉपिक ही बच रहे हैं अब। तो कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होता है? तो इफ हमारे पास बेसिस जो है Vn, अगर एक बेसिस है तो V इज इक्वल टू, अगर ऐसा लिखा जा रहा है, ठीक है, देन देन क्या होगा? V V जो है वो हमारा कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ऐसा कहेंगे, ठीक है। ओके, इज called the coordinate vector of V relative to basis. The representation is unique. ठीक है, अब ऐसा कैसे कैसे कह सकते हैं आप? ठीक है, अब ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? ठीक है, ओके ओके सर, देखते हैं ना। हाँ जी, V1 ऐसा था ना। हाँ जी, ये सारे क्या है? एक वेक्टर है। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो क्या चीज़ है, यहाँ पे देखो अब क्या कर रहा है, बी से हम क्या करेंगे, बी बाई बी, ऐसा कह रहा है ना। जैसे ही हम इसको करेंगे तो हमारे पास बचेगा ही क्या, A1 A2 ऐसा करके AN, यही बचेगा ना। हाँ जी, ये तो बचेगा। हाँ जी, ये बचेगा ना। तो बचेगा A1 A2 ऐसा कुछ, यही तो बचा ना। तो ये जो वेक्टर आता है, ये जो आता है, इसी को हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट वेक्टर, ठीक है। हाँ जी, समझ में आया आपको? इसका रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, ठीक है। हाउ टू फाइंड बेसिस इन आईटीजेम प्रॉब्लम? आईटीजेम प्रॉब्लम में, अब जैसे आईटीजेम में हम क्वेश्चन पूछे करेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए मेथड्स हैं। क्या क्या मेथड्स हैं? पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। पहले हम क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, देन रिड्यूस करेंगे उसको एक्लन फॉर्म में, ठीक है। तो नंबर ऑफ पाइवट्स निकालेंगे, जिसका मतलब क्या होता है, हमको रैंक निकालना पड़ेगा, रैंक निकालेंगे, ठीक। तो उसके बाद क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग ओरिजिनल वेक्टर्स जो होंगे बेसिस से, उसको निकालेंगे, ठीक है। सेकंड कैसे निकालेंगे, फॉर सब स्पेसेस गिवन बाय इक्वेशन, तो एक्सप्रेस करेंगे फ्री वेरिएबल को एक्सप्रेस करेंगे, फिर करेंगे जनरल वेक्टर को लिखेंगे, ठीक है। फिर सेपरेट करेंगे कोएफिशिएंट को, हम क्या करेंगे वहाँ पे सेपरेट करेंगे, ठीक है। सेपरेट मतलब अलग करेंगे दोज कोएफिशिएंट वेक्टर्स फ्रॉम द बेसिस, उन जो है उन कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, बेसिस से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, बस यही है। उसके बाद क्या करते हैं, मेथड थर्ड क्या रहता है, एक्सप्रेस पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल को जो है एक्स की पावर में जो है हम एक्सप्रेस करेंगे, देन समझ आया। अब देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल की मदद से इस चीज़ को, एग्जाम्पल नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ें मैंने खाली यहाँ पे ऐसे बता दिया। आप लोगों को अगर दिक्कत होगी तो मैं इसके लिए पूरा का पूरा एक रिलेटेड में एक क्वेश्चन में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा, करा दूंगा, ठीक है। आप लोग अगर कहेंगे, अगर आप लोग का मैसेज आएगा वहाँ पे कमेंट सेक्शन में, तो मैं पूरा इसको डिस्क्राइब करके बताऊंगा, ठीक है। हाँ, तो आईटीजेम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स है, ठीक है। तो बेसिस क्या होता है देखते हैं। तो बेसिस इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट प्लस वही यूनियनली इंडिपेंडेंट होगा, स्पैनिंग होगा, ये चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है। इसको याद कर लेना। डायमेंशन क्या होता है, बेसिस वेक्टर होते हैं, ठीक है। बेसिस हैव क्या है, सेम कार्डिनलिटी होती है, ठीक है। और सभी बेसिस के पास क्या होगी, सेम कार्डिनलिटी होगी, मतलब सेम एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। मोर देन डायमेंशन ऑफ बी वेक्टर्स, अगर भी जो वेक्टर स्पेस है उसका ही जो अगर पूछ लिया, उसके डायमेंशन से ज़्यादा अगर वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो हम तब हम क्या कहेंगे, तब जो होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, वो डिपेंडेंट होगा। हाँ, अगर उतने ही होंगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, जो कि बेसिस होगा, ठीक है। हाँ जी, स्पैनिंग वेक्टर्स होंगे तो भी क्या होगा, बेसिस ही होगा। वही चीज़ हमने पढ़ा है, ये चीज़ें पढ़ाई ना। एवरी इंडिपेंडेंट सेट जो होगा वो बेसिस में बदल सकता है, एवरी स्पैनिंग सेट भी क्या होगा, बेसिस में रिड्यूस हो सकता है। देन समझ में आया? ठीक है, हाँ जी, समझ में। प्रीवियस आईडीजम फोकस एरिया, आईडीजम कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, पहले उसको देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसने कहाँ पूछे, तो बेसिस निकालने को कहता है सब स्पेस का, ठीक है। डिटरमाइनिंग डायमेंशन, डायमेंशन निकालने को कहता है, ठीक है। अप्लाइंग द अबव थ्योरम्स, जो थ्योरम आठों मैंने पढ़ाई वहाँ से
वो पूछता है उन थ्योरम्स का यूज ही पूछता है। जैसे मतलब कुछ क्वेश्चन दिया तो उसमें उन थ्योरम्स का यूज कहाँ करेंगे वो आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप सवाल लगा पाएंगे। ठीक है, हाँ जी। रैंक और डायमेंशन का रिलेशन क्या है ये भी पूछ सकता है, मतलब उसी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चेकिंग वेदर अ सेट इज अ बेसिस, कहाँ पे एक सेट बेसिस है। ठीक है, दीज कॉन्सेप्ट फ्रॉम द बैकबोन ऑफ द बेसिस एंड डायमेंशन प्रॉब्लम्स इन आईआईटी। ये कॉन्सेप्ट जो है बैकबोन है आईआईटी में। बेसिस बेसिस एंड डायमेंशन आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मुझे आप लोग जी भैया समझ गए। तो चलते हैं, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, इतने देर के लिए आप लोग यहाँ वीडियो में खड़े रहे, बैठे रहे, पढ़े रहे। ठीक है, तो पढ़ना बढ़िया से, और उसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर आपका जो भी होगा बताएंगे आप लोगों को और लेकर आएंगे जल्द ही। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहें और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसके रिलेटेड सॉल्यूशन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।